अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। पीछे हमने करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी पढ़ा, हीटिंग इफ़ेक्ट भी पढ़ा। ये तीसरा करंट का केमिकल इफ़ेक्ट है। करंट कुछ ख़ास मटेरियल से जब गुज़रता है तो उनके अंदर केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर देता है। इसे हम केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट की एग्ज़ाम्पल लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें से करंट फ़्लो कर सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट के फ़्लो को स्टडी करना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाया करता है। यहाँ पर हम कॉपर सल्फ़ेट का सलूशन लेंगे बतौर इलेक्ट्रोलाइट के। तो कॉपर सल्फ़ेट का सलूशन इस बर्तन में रखा हुआ है, इसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। इसमें से करंट के केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए करंट गुजारा जाएगा। करंट गुजारने के लिए दो पत्रियां या रॉड यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये पतरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसे एनोड कहा जाता है। और ये वाली पतरी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड है और ये वाली पतरी जो है वो कैथोड है। यहाँ पर ये दोनों पतरियाँ कॉपर की बनी हुई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ये कॉपर ही की हों। इलेक्ट्रोड्स कॉपर के होना ज़रूरी नहीं है, किसी और मटेरियल के भी हो सकते हैं। तो कॉपर सल्फ़ेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। इस तरह कॉपर सल्फ़ेट पॉजिटिव कॉपर आयन और नेगेटिव सल्फ़ेट आयन में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जब हम करंट गुजारेंगे बैटरी के ज़रिए, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव कॉपर आयन अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिवली चार्ज कैथोड की जानब अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव कॉपर आयन कैथोड की जानब अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। और कैथोड पे चूँकि ये देखें, कैथोड पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है, उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्शन कैथोड पे होगा। पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन कैथोड पे जाएंगे, वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हासिल करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉपर आयन कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉपर मेटल के तौर पर कैथोड के ऊपर डिपॉज़िट हो जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन कैथोड पे जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होके इसके ऊपर डिपॉज़िट होते जाएंगे। और नेगेटिवली चार्ज सल्फ़ेट आयन अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड के करीब जाएंगे। ये एनोड कॉपर का बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब सल्फ़ेट आयन इसके नज़दीक जाएंगे तो यहाँ से कॉपर आयन को खींच लेंगे, कॉपर आयन को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सल्फ़ेट आयन पर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो एनोड पर ये रिएक्शन होगा, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज सल्फ़ेट आयन एनोड पे जाएंगे और वहाँ से पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन्स को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों केमिकल रिएक्शन के ज़रिए मिलके दोबारा कॉपर सल्फ़ेट बन जाएंगी और ये रिएक्शन फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से ये कॉपर सल्फ़ेट की आयोनाइजेशन होगी, दोबारा से कॉपर और सल्फ़ेट आयन अलग अलग होंगे, दोबारा से कॉपर आयन जो कैथोड के ऊपर डिपॉज़िट होंगे और ये सल्फ़ेट आयन इसी तरह एनोड पर जाएंगे, वहाँ से कॉपर आयन्स को अट्रैक्ट करके उनसे केमिकल रिएक्शन करके दोबारा कॉपर सल्फ़ेट बना देंगे। इस तरह ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो ये वाला प्रोसेस जैसे जैसे कंटिन्यू करता जाएगा, वैसे वैसे हमने यहाँ पढ़ा कि कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉज़िट होती जाएगी और एनोड से कॉपर सलूशन में डिज़ोल्व होती जाएगी। यानी एनोड से कॉपर सलूशन में डिज़ोल्व होती जाएगी और कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉज़िट होती जाएगी, लेकिन कॉपर की टोटल जो मास है वो कांस्टेंट रहेगी। जितनी कॉपर एनोड से सलूशन में डिज़ोल्व होगी उतनी कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉज़िट होती जाएगी। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा।
ये वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सस्ती मेटल के ऊपर एक महंगी मेटल की तय चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पीतल के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, तो इस तरह पीतल के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए ही होता है और उसमें यही वाला प्रोसेस यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करंट का केमिकल इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सस्ती मेटल के ऊपर एक महंगी मेटल की लेयर या तय चढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। जॉर्ज साइमन ओहम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ पेश किया था जो उनके नाम की वजह से ओहम्स लॉ कहलाता है। तो ओहम लॉ के मुताबिक एक कंडक्टर को दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से गुज़रने वाला करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा करंट गुज़रेगा। ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किसी वायर में से किसी मटेरियल को अगर बड़े वोल्ट के सोर्स से जोड़ें, यानी बड़ी बैटरी कह लें, यानी बड़ी बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से जोड़ेंगे तो ज़्यादा करंट होगा, और थोड़े वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो थोड़ा करंट होगा। यानी जो अगर हम 5 वोल्ट के फ़र्ज़ करें सेल से जोड़ें तो हमें 1 एम्पेयर करंट मिल रहा है। तो अगर हम ये डाटा हम यूँ ले सकते हैं कि अगर हम 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें, फ़र्ज़ करें हमें 1 एम्पेयर करंट मिल रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो डबल करंट मिलेगा। 3 सेल लगा देंगे, यानी बड़ी बैटरी लगा देंगे, फ़र्ज़ करें एक सेल 5 वोल्ट का है, वैसे तो 1.5 वोल्ट का होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 वोल्ट का एक सेल है, तो एक सेल लगाया तो 1 एम्पेयर, 2 सेल लगाया तो 2 एम्पेयर, 3 सेल लगाएंगे तो कितना करंट आएगा 3 एम्पेयर। यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये प्रोसेस उस वक़्त तक जारी रहेगा, याद रखिए, जब तक कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता दरअसल ये है कि जब हम वोल्टेज को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाते हैं, करंट कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है तो वो मटेरियल हीट अप होना शुरू हो जाता है। जब हीट अप होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। यानी जब टेम्परेचर सफिशेंटली इंक्रीज़ हो जाता है फिर वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। फिर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ता, क्योंकि रेसिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। ये हम आगे बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब तक कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट यानी उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, उस रेंज के अंदर अंदर V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये वाला प्रोसेस जो ओहम लॉ कहलाया करता है। प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जिसे R कहा जाता है, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। यानी V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा जिसे रेसिस्टेंस कहा जाएगा। R यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि जब तक कंडक्टर का टेम्परेचर या फ़िज़िकल स्टेट कह लें चेंज नहीं होती, उस रेंज के अंदर अंदर वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
ये रिलेशन ओहम लॉ कहलाता है। करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस रिलेशन को बनाने के लिए हम यूँ भी लिख सकते हैं कि V और I प्रोपोर्शनल हैं। तो डेफिनेशन बनेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर को जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, उसे इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। तो अगर एक मटेरियल को, एक कंडक्टर को दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं, उस रेंज तक करंट इंक्रीज़ होता है जितनी रेंज तक टेम्परेचर सफिशेंटली ना बढ़े। तो अगर कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज ना हो, यानी टेम्परेचर चेंज ना हो, तो इससे गुज़रने वाला करंट और उसको दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात ओहम्स लॉ कहलाती है। I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दूसरे अल्फाज में V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। यहाँ जो कांस्टेंट है उसे रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल कहते हैं, R से शो करते हैं। तो V = IR इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ।